पुण्याच्या सह्याद्री क्रीडा संकुलामध्ये आजपासून मातीतल्या पहिल्या राष्ट्रीय कुस्ती स्पर्धेला सुरुवात झाली आणि या स्पर्धेच्या उद्घाटनाला भारतीय कुस्ती महासंघाचे अध्यक्ष आणि खासदार ब्रिजभूषण शरण सिंग उपस्थित होते। यावेळेला आमचे प्रतिनिधी विजय साळवी यांनी ब्रिजभूषण शरण सिंग यांच्याशी बातचीत केली। पाहूयात। महाराष्ट्र सज्ज झालाय मातीतल्या पहिल्या राष्ट्रीय कुस्तीच्या आयोजनासाठी आणि या आयोजनाच्या निमित्तानं महाराष्ट्राला भेट दिली, अर्थात वारंवार येत असतात, वेगवेगळ्या कामाच्या निमित्ताने येत असतात, कुस्तीच्या प्रमोशनसाठी देखील येत असतात भारतीय कुस्ती महासंघाचे अध्यक्ष श्री ब्रिजभूषण शरण सिंग जी, जे स्वतः खासदार देखील आहेत उत्तर प्रदेशातून। सर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत महाराष्ट्र में। वैसे कि आप खुद भारतीय कुश्ती महासंघ एक नए बदलाव के साथ, इस प्रकार के नया आयोजन के साथ यहां पर आ रहा है महाराष्ट्र में। ये मिट्टी की कुश्ती राष्ट्रीय स्तर पर पहली बार ऑफिशियली होने जा रही है, क्या कारण है इसका कि मैट की कुश्ती अब मिट्टी पे भी ऑफिशियली होगी? पहले मिट्टी पर ही कुश्ती होती थी जी बिल्कुल। बीच में समय आया कि ये कुश्ती मैट पर लड़ी जाने लगी, लेकिन UWW जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन, उसने इस कुश्ती का नाम दिया है ट्रेडिशनल रेसलिंग। और सारे लोगों से उन्होंने आग्रह किया है ये जो हमारी परंपरागत कुश्ती है इसको हमें बचाना है और आने वाले समय में इसके भी इंटरनेशनल कंपटीशन आयोजित किए जाएं। तो इसको लेकर के इस रेसलिंग को हम लोगों ने अपने हाथ में लिया है। पहले भी ये हमारे ही हाथ में था, लेकिन ये कह सकते हैं कि उतना ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन अब इसका महत्व बढ़ रहा है। तो इस नाते इसका पहला फर्स्ट रेसलिंग चैंपियनशिप जो है ये महाराष्ट्र को दी गई है। आज ऐसी क्या बात है कि छोटे वेट कैटेगरी में एक राहुल आवारे और बीच में नरसिंह यादव, ऐसे 2-3 नाम छोड़ के महाराष्ट्र का पहलवान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नहीं जा रहा है? क्या महाराष्ट्र कहाँ कम है? मैं पहले कहता हूं कि महाराष्ट्र जो है, जब भी बड़े वजन का पहलवान निकलेगा, बड़े वजन का, तो महाराष्ट्र से निकलेगा, क्योंकि यहाँ का खान पान, बॉडी स्ट्रक्चर, सुविधाएं बहुत हैं। लेकिन यहाँ के लोगों ने, यहाँ की जनता ने, यहाँ के पहलवानों ने महाराष्ट्र केसरी को ही ओलंपिक मान लिया है। जब तक ये महाराष्ट्र केसरी को ओलंपिक मानते रहेंगे तब तक इनकी पहलवानी नहीं बढ़ेगी। आप महाराष्ट्र केसरी करो, लेकिन इसके साथ साथ जोड़ दो। अब जैसे हरियाणा ने एक स्पष्ट पॉलिसी बना रखी है, उस पॉलिसी को हमने उत्तर प्रदेश में भी लागू करवाया, बिहार में भी लागू करवाया। कई जगह, कई राज्यों से मैंने मांग किया कि हरियाणा की पॉलिसी को लागू करो। उन्होंने मांग रख रखा है कि अगर कोई वर्ल्ड में मेडल लेकर के आएगा या ओलंपिक में मेडल लेकर के आएगा तब हम डिप्टी एसपी बनाएंगे। अगर कॉमनवेल्थ का मेडल लेकर के आता है तो इंस्पेक्टर बनाएंगे। अगर कोई सिपाही का नेशनल में मेडल लेकर के आएगा तो क्लर्क स्तर का बनाएंगे। और आप महाराष्ट्र केसरी को डिप्टी एसपी बनाएंगे तो आपका उसके लिए काफी है। तो हमें महाराष्ट्र की जनता से क्षमा मांगते हुए सुझाव देना चाहता हूं कि थोड़ा सा अपनी सोच को ऊपर ले जाओ, देश के लिए खेलो और देश के लिए खेलने लायक हैं आप। सन 1952 में मेडल आप ला चुके हैं, 52 में आप मेडल ला चुके हैं, आप मेडल ला सकते हैं, तो थोड़ी सोच को बदलनी पड़ेगी। सर, जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं 1952 खाशाबाज यादव जी को लेकर भी महाराष्ट्र से एक मांग उठ रही है और मांग बहुत ही पुरानी है। आज हर एक ओलंपिक मेडलिस्ट है उसको पद्म अवार्ड से नवाजा गया है, लेकिन भारत को जिन्होंने पहला ओलंपिक मेडल दिया खाशाबाज यादव, और वो भी कुश्ती में, उनको आज तक पद्म अवार्ड से नवाजा नहीं गया है। क्या भारतीय जनता पार्टी के सांसद होने के नाते और साथ ही साथ भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष होने के नाते क्या ये आप महाराष्ट्र की मांग पंतप्रधान मोदी जी के पास ले जाएंगे? देखिए, मुझे वास्तव में मालूम नहीं था
और आज पहली बार आपसे मैं सुन रहा हूं। आपकी मांग जायज़ है और महाराष्ट्र की जनता की भी मांग जायज़ है। इस मांग को हम जरूर आप लोगों से संपर्क करके ले जाएंगे। और वैसे जो हमारा दिल्ली का स्टेडियम है जो कुश्ती का, उसका नाम जो है केडी जाधव जी के नाम पर ही रखा गया है। अब हमारे ख्याल से कहीं कमी रह गई, कोई मांग नहीं किया या कोई, तो ये आपकी जायज मांग है। बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपने महाराष्ट्र केसरी का जब जिक्र किया तब आपने ओलंपिक मेडल लाने का जिक्र किया, और जिस ओलंपिक मेडल को महाराष्ट्र ने पहली बार लाया है उसे देश ने पद्म अवार्ड से नवाजने की जो जरूरत है वो शायद आपने भी महसूस किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सालों से महाराष्ट्र में जो हमारी बात हुई कि अंतर्राष्ट्रीय पहलवान बहुत कम हो रहे, उसमें एक पहलवान निकल के आया, नरसिंह यादव, जिसका प्रॉब्लम बहुत ही बड़ा हुआ, डोप टेस्ट में पकड़ा गया, लेकिन उसके बाद से 2-3 साल से नरसिंह खेल ही नहीं पा रहा है। तो उसके ऊपर भारतीय कुश्ती महासंघ क्या कार्रवाई कर रहा है और नरसिंह को अब क्या करना चाहिए अगर उसे खेलना है आगे कुश्ती? देखिए, भारतीय कुश्ती संघ ने या मैंने जिस प्रकार से साथ दिया नरसिंह यादव का, दुनिया में ऐसा नजीर नहीं है, उदाहरण नहीं है कि कितना मैंने साथ दिया। और मैंने हर बार बोला कि इसके साथ धोखा हुआ है, इसके साथ षड्यंत्र हुआ है, और हम इसको यहां से निकाल कर ले भी गए, लेकिन वाडा ने हमें फिर बैन कर दिया और 4 साल का बैन किया। अब सीबीआई के पास केस रजिस्टर्ड है। सीबीआई से हम लोग सीधे संवाद नहीं करते जी, न करते हैं न कर सकते हैं, लेकिन बार बार जैसे नरसिंह यादव से भी कई बार मैंने पूछा तो वो जा चुका है और कई बार अपनी बात रख चुका है। वो लोग यही कहते हैं करेंगे 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 करेंगे, और इसमें 3 साल निकल गए। हमने अभी नरसिंह यादव नेशनल चैंपियनशिप थी गोंडा में, उत्तर प्रदेश में, मैंने सलाह दी थी कि वाडा के पास अपनी पुरानी उपलब्धियों के आधार पर तुमको जाना चाहिए, अपने वकील के थ्रू जाना चाहिए और एक बार ये बात रखना चाहिए, और वाडा हमें छूट दे सकता है। तो हमारी आज के तारीख में यही सलाह है, क्योंकि अब मौका बहुत कम है, 1 साल बचा हुआ है, तो उम्मीद है कि नरसिंह करेंगे। सर, और एक कंफ्यूजन बहुत बार होता है जो सिलेक्शन ट्रायल होता है नेशनल लेवल पर, चाहे वो राहुल आवारे के बारे में हो या किसी और के बारे में हो, बहुत कंफ्यूजन रहता है और हर बार कुछ न कुछ कंट्रोवर्सी होती है। इसके कारण क्या होते हैं, या महाराष्ट्र के पहलवान को किसी और नजर से देखना चाहिए उस सिलेक्शन ट्रायल को? देखिए, आज तक जब से मैं आया हूं तब से कोई हमारे ट्रायल पर उंगली नहीं उठा सकता, और मैं बिल्कुल खिलाड़ी को खिलाड़ी के नजरिए से देखता हूं, और शायद ये बातें पहुंचती भी होंगी। देखिए, हमारे देश में तो इतनी खुली व्यवस्था है, और देशों में तो ये है कि वहां की फेडरेशन स्वयं तय करती है कि कौन सा पहलवान किस गेम को खेलेगा, लेकिन हमने बिल्कुल पारदर्शी ढंग से व्यवस्था रखी है, और ट्रायल हमारा अधिकार है। क्योंकि ट्रायल का क्या मतलब है? ट्रायल का मतलब ये है कि जब कोई महत्वपूर्ण टूर्नामेंट आता है तो जिनको हम कैंप में रखे हैं, 5 बच्चे, 6 बच्चे, 4 बच्चे रहे, उस समय हम ट्रायल लेकर के जो बेस्ट होगा उसी को भेजेंगे, क्योंकि उस समय देश का सवाल आ जाता है, वो व्यक्ति का सवाल नहीं होता, देश का सवाल होता है। तो कभी हमारे ट्रायल पर किसी ने कोई कंट्रोवर्सी नहीं की, कोई कोर्ट ने हमारे उंगली नहीं उठाई। हमारे इस विषय को लेकर के लोग कोर्ट भी गए, कोर्ट ने भी फटकार लगाई। हमारी पूरी पारदर्शी व्यवस्था है, सबको साथ लेकर के चलते हैं, और जो भी निर्णय लेते हैं वो चीफ कोच या फॉरेन कोच सबको विश्वास में लेकर के करते हैं, और मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा मेरे समय में कंट्रोवर्सी ना हो। सर, आपने सभी सवालों का दिल से जवाब दिया है, लेकिन एक बात मेरे लिए बहुत खास रहेगी, आप साहित्य और कविता में भी बहुत बड़ी रुचि रखते हैं। मैं बहुत पहलवानों से बात करता हूं, मुलाकात करता हूं, लेकिन पहलवान बोलने में बहुत झिझकते हैं। क्या आप ऐसी कुछ प्रेरणादायी कविता सुनाएंगे और इस मुलाकात का, इस इंटरव्यू का एंड करेंगे, जो पहलवानों के लिए बहुत प्रेरणादायी हो
और आपकी साहित्य की रुचि भी हमें समझे। नहीं, खैर इस बात के लिए अभी बहुत मूड नहीं है, लेकिन एक पंक्ति है जो मैं कभी कभी पढ़ता हूँ। कोई चलता पग चिन्हों पर, कोई चलता पग चिन्हों पर, कोई पग चिन्ह बनाता है। वाह। कोई चलता पग चिन्हों पर, कोई पग चिन्ह बनाता है, और वही सूरमा इस जग में धरती पर पूजा जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया एबीपी माझा से बात करने के लिए। आपल्या भाषेत सांगायचं तर प्रत्येक जण समोरचं लक्ष ठेवून चालत असतो, कुणी मळलेल्या वाटेवरनं चालतो, पण कोण असा असतो जो स्वतःची वाट स्वतः बनवतो आणि मागून येणाऱ्याला सांगतो की तू या वाटेवरनं जा। हेच सांगतायत आपल्याला भारतीय कुस्ती महासंघाचे अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंग। कॅमेरा पर्सन अजित कदमसह विजय साळवी, एबीपी माझा, पुणे।